हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट 7 से। और आज जो रहेगा सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले मैं जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7 जो है अपलोड कर चुका हूँ। और आज जो है 7वां जो प्रैक्टिस सेट है उसका आज सेकेंड पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है 6 पार्ट को कंप्लीट यहाँ पे अपलोड हो रखे हैं, नहीं देखा है तो आप जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम टोटल क्वेश्चन करेंगे 31 से 60 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रबंधन का आधुनिक उपागम ध्यान केंद्रित करता है। तो 31 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा सी बनेगा। क्या बनेगा? सी बनेगा, संगठनात्मक समृद्धि पर। तो प्रबंध का आधुनिक उपागम संगठनात्मक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित है। एक शिक्षा पर्यवेक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी। ये बनेगा, विद्यालय के अध्यापकों को तकनीकी निर्देशन देना। तो पर्यवेक्षक का शाब्दिक अर्थ होता है देखरेख करना, अर्थात श्रेष्ठ तरुण द्वारा उनके अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख करना। एक शिक्षक पर्यवेक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय के अध्यापकों को तकनीकी निर्देशन देना है। कक्षा निरीक्षण करना, जिसमें जो है शिक्षक के शिक्षण स्तर का पता चल सके। और कार्यालय का कार्य का संचालन करना, शिक्षक गोष्ठियां आयोजित करना, ये सभी जो है शैक्षिक पर्यवेक्षक के कार्य हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ 30 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को आप फ्रेंड्स जो है पूरी देखना, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विद्यालय समय तालिका तैयार करने का कार्य के अंतर्गत आता है। तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर बी बनेगा, आयोजन। तो यहाँ पे विद्यालय समय तालिका तैयार करने का कार्य आयोजन के अंतर्गत आता है, जिसमें आयोजक सभी शिक्षण अधिगम सुविधाओं का ध्यान रखता है। 34, विद्यालय पर्यवेक्षक का दायित्व क्या है। तो 34 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का प्रेक्षण करना, और यदि आवश्यक हो तो सुधार हेतु सुझाव देना, अध्यापन अधिगम सामग्री विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, डेविड आसुबेल ने। किसका? शिक्षण का एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया गया था। ये किया गया था डेविड आसुबेल द्वारा। तो शिक्षण का एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान डेविड आसुबेल द्वारा विकसित किया गया था। 36, सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार कहाँ विकसित हुई। तो 36 का यहाँ पे सी राइट आंसर है। ये हो जाएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कहाँ पे हुई थी? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। और जो हाँ, जो सूक्ष्म शिक्षण जो प्रथम बार जो विकसित की गई थी वो कहाँ की गई थी? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन थे? 37, तो ये थे फ्रेंड्स H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक थे। तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक थे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग 1964 और 66 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो 38 का यहाँ पे बी राइट आंसर बनेगा। ये नहीं था शिक्षा का निजीकरण। क्या नहीं था? शिक्षा का निजीकरण। तो शिक्षा आयोग 1964 और 1966 को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ध्यान देना, जो शिक्षा आयोग 1964 और 66 है इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। और कोठारी आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट जो है सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिए। शिक्षा आयोग में कुल 23 संस्तुतियां थी। शिक्षा आयोग ने कहा कि समान पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए, सभी बालकों को सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा दी जाए, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास किया जाए, उत्पादन हेतु तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए शिक्षा व्यवस्था की जाए। और कोठारी आयोग ने जो है शिक्षा के निजीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? 39, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सबसे पहले इसमें नए अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता को रद्द करना, और उसके बाद कह रहा है अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक तथा मानदंड निर्धारित करना। और डी राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी।
तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ABC। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या क्या है? नए अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा, अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यताओं को रद्द करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक तथा मानदंड निर्धारित करना, देश में शिक्षक और शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करना, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ट्यूशन फीस और अन्य परामर्श के बारे में दिशा निर्देशन देना। और इसमें जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना और उससे संबंधित मामलों हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मापदंडों का यहाँ पे विनिमय और उचित अनुसरण करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 40 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। जबकि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री एवं सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली प्रथम महिला राज्यपाल थी। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 41। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, राजा नंदीवर्धन ने। तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने कराया था। ये जो मंदिर है एक तालाब के मध्य में बना है और इसमें जो है मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पे 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो जो यहाँ पे कौन सा सम्राट है? मोहम्मद बिन तुगलक है। इसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। 1391 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि सुल्तानों को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसके बारे में लिखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, तुर्की। तो मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की है। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार से लिखा। इसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत में किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है और आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का भी यहाँ पे विवरण मिलता है। ये जो आत्मकथा है बाबर द्वारा पानीपत एवं खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुलगमा युद्ध प्रणाली की जानकारी भी देती है और बाबरनामा नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक तुजु के बाबरी है। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। तो लाला लाजपत राय 1921 से जैस से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे 44 का यहाँ पे डी राइट आंसर बनेगा, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। क्या बनेगा? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। लाला लाजपत राय 1921 से सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो यहाँ पे 45 देखेंगे। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये हो गया 1784। धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे जो है लघु संविधान भी के रूप में भी जाना जाता है और इसके द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द जोड़ा गया है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर सी हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू व्यक्ति के अनुसार 13वें और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है
अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर है, आ जाते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 48। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? जो है 48 में कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी जो सेवानिवृत्ति है, इनकी जो एज है उस समय क्या रहेगी? तो ये रहेगी 65 साल। तो उच्चतम न्यायालय का गठन जो है जो गठन है संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। क्या? उच्चतम न्यायालय का जो गठन है ये संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है और एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की सीमा जो है 65 वर्ष है। 49 किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? राइट आंसर डी बनेगा 1800 में। तो मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 एवं वर्ष 1823 में स्थापित किए गए थे और भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास और बंबई में जो है सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राइट आंसर सी बनेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके भी न रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। सन 1969 में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, के त्यागपत्र दे देने पर राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी होने के कारण विषम परिस्थिति पैदा हो गई और जिससे निपटने के लिए संसद ने यह नियम सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, एस तरंगे। तो एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। पी तरंगों के पश्चात एस तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगें अथवा गौण तरंगें भी कहते हैं। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं और ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग में कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। 52 है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा गहरा गर्त ट्रेंच कौन सा है? तो 52 सी राइट आंसर हो जाएगा, जावा गर्त। जावा गर्त जो है हिंद महासागर का सबसे गहरी गर्त है। इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्त की सर्वाधिक गहराई 7187 मीटर यानी 23,579 फुट है। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कोयले। तो कार्बनीकरण पौधों व जानवरों के मृत स्वरूपों का कार्बनीकरण पदार्थों में परिवर्तित होने की एक लंबे समय घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसका जो सबसे अच्छा स्वरूप है कोयला है और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे जो पहला कोयला है वो है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला में जो है 80 से 95% जो है कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला दूसरे नंबर पे आता है। इसमें 55 से 65% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट 45 से 55% कार्बन है और पीट 35 से 45% कार्बन पाया जाता है। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? 54 डी राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती। तो ताप्ती मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के जलगांव पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। 55 निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडोंग
चेमा युंगडुंग नामक हिमनद से हुआ है और यह जो है तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इसे तशंगपो, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस, तिस्ता, धनसिरी, बराक आदि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो दादा भाई नौरोजी ने सन 1867-68 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1948 और 49 में किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित एवं जारी किए गए हैं। विदित है कि मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की सांख्यिकीय गतिविधियों के मध्य समन्वय बनाने के लिए की गई थी। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? 57 बी राइट आंसर हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद है। शुद्ध घरेलू उत्पाद से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी के ह्रास को घटा दिया जाता है तो उसे जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP और माइनस करेंगे यहाँ पे मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत डैश डैश में की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसे शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत में भुगतान संतुलन की समस्या थी। इस आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। इसके जो है मुख्य क्षेत्र राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति और व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति इत्यादि थे। – 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 या CMP11 पेरिस, फ्रांस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक आयोजित किया गया। यह समझौता मूल रूप से वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति के पहले के स्तर से अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने से जुड़ा है। यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की बैठक का 21वां वार्षिक सत्र था। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, UNFCCC का पूरा नाम क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो मुख्यालय है जर्मनी के बोन शहर में स्थित है। किसका? UNFCCC का, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे हमने जो टोटल क्वेश्चन किए फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन के, आउट ऑफ 30 आपके कितने राइट आंसर बने? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना। न्यू अपडेट के लिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अगर आप उत्तराखंड GKGS, यहाँ पे मैंने परीक्षा वाणी की जो MCQ हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। 19 पार्ट आज अपलोड कर दिए, वहाँ पे टोटल 19 पार्ट हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे वहाँ पे जो है 1 लाइनर यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, और उसके बाद हर दिन जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको जो है उन्हें देखना है तो आप देख सकते हैं। और हिमालय एजुकेशन स्कोप चैनल है, उसमें आप जाके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।